वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. पूर्वांचल के चुनावी महासमर में जाति चल रही है या दल, मुद्दा चल रहा है या जाति, नेता चल रहा है या उसकी जात चल रही है। यह प्रश्न केवल पूर्वांचल नहीं, पूर्वांचल के बाहर की परिधि में भी गूंज रहा है। चूंकि एक बड़ा नैरेटिव ये है, एक बड़ा विमर्श ये है कि पूर्वांचल में न नेता, न दल, न मुद्दा, केवल जात ही चल रही चुनाव में, जात ही चुनाव लड़ रही है, जात ही मुख्य बिंदु है चुनाव की दिशा दशा निर्धारण करने का। क्या ये सच में है, ऐसा है? और क्या ये केवल स्थिति उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में ही है, बाकी हिस्सों में नहीं है? पश्चिम में, अवध में, रुहेलखंड में, बुंदेलखंड में क्या ऐसी स्थिति नहीं है? और अगर केवल पूर्वांचल में ही ऐसी स्थिति है तो क्यों? और चूंकि 1 तारीख को अंतिम मतदान है, मतदान का अंतिम चरण है, उसी में पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होगा। तो अगर हम एक क्षण को मान लें कि वहां केवल जाति ही चल रही है, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, यादव, राजभर, इस तरह की, और उसके आगे हिंदू और मुसलमान, जाति से आगे जाकर धर्म में विभाजन, अगर ये हम सही भी मान लें तो फिर इस फैक्टर के कारण लाभ किसका है? भारतीय जनता पार्टी को लाभ है, समाजवादी पार्टी को लाभ है, समाजवादी पार्टी मतलब कांग्रेस और सपा का गठबंधन को, उसको लाभ है, या बीएसपी को लाभ है? क्योंकि अगर केवल जात चल रही है तो इसका राजनीतिक फलितार्थ भी कुछ होगा कि इसके कारण सर्वाधिक लाभ किसको होगा? कमल वालों को होगा, साइकिल वालों को होगा, पंजे वालों को होगा, हाथी वालों को होगा। यह समझना बहुत जरूरी है। और एक बात और भी है कि क्या केवल जाति के सहारे बड़े चुनावी मैंडेट हासिल किए जा सकते हैं, बड़े जनादेश हासिल किए जा सकते हैं? जाति एक उत्प्रेरक तो हो सकती है, लेकिन कोई एक जाति इतनी प्रभावशाली नहीं हो सकती कि वो लोकसभा के चुनाव का को अनुलोम विलोम करा दे। बड़ा दायरा है लोकसभा का, विधानसभा में संभव है, लेकिन लोकसभा का दायरा बड़ा है। 18-20 लाख का क्षेत्र होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसमें 70%, 60% भी वोट पड़े 20 लाख में, तो भी आप मानकर चलिए कि 12 लाख वोट पड़ेगा। फिर के जातियों का समूह जब बनना है तो स्थिति फिर बिल्कुल अलग हो जाती है। आज बलिया में नारद राय की चर्चा है। कहा जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी से उनका मोह भंग हुआ तो ओम प्रकाश राजभर ने उनको गृहमंत्री अमित शाह से मिलवा दिया, तो नारद राय रामधुन गाने लगे। अब उसका भी जो फलितार्थ बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि भाई नारद राय के भाजपा के साथ आ जाने से इस जाति का इतना वोट भाजपा में प्लस हो सकता है। यानी मसला सारा जात पर आकर टिका। बसपा ने यादव उम्मीदवार दे दिया फला कॉन्स्टिट्यूंसी में तो इतना यादव वहां चला जाएगा। जो इस ढंग की चीज है वो समझने की कोशिश करना मुझे लगा जरूरी है
कि क्या वास्तव में पूर्वांचल में जात ही जात का शोर है, बाकी सारी चीजें गौण हैं, नेपथ्य में चली गई। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, तरह इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चला। जुबान पर जन और जहन में जात। पूर्वांचल की चुनावी बिसात का ये वो आलम है जहां तमाम बुनियादी मुद्दों के बावजूद जाति फर्स्ट, दल सेकंड और बाकी मुद्दे लास्ट वाली लिस्ट में आते हैं। अब 13 सीटों के रण में जातियों का समीकरण ही जीत की जुगत बनाएगा, क्योंकि पूर्वांचल में ओबीसी, दलित और सवर्ण वोटर काफी अहम भूमिका निभाते हैं। मेरा मानना, कोई भी निषाद राज का भक्त रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी, और आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा जब जमीन पांव के नीचे से सरक जाएगी। पूरब की पिच पर सियासत का बड़ा हिस्सा ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। 2017 और 22 के विधानसभा और 2024 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी का अच्छा समर्थन मिला था। अब इस चरण में भी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो सीएम योगी का गढ़। वैसे भी 2019 के चुनाव में इन 13 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थीं और 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस को मिली थी। इस बार बीजेपी 13 में से 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीट पर अपना दल, 1 सीट पर राजभर के बेटे हैं। राजभर और अनुप्रिया का इम्तिहान इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पूरब में अपने वोटों की बिसात पर ही ये सरकार में सुख ले रहे हैं। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस बार 4 जून को जब चुनावी परिणामों की घोषणा होगी तो इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़े मैंडेट के साथ, ज्यादा बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। बसपा ने यहाँ सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लागू करने की कोशिश की है। बीजेपी सपा ने जिन कुर्मी या ब्राह्मण बहुल सीटों पर कुर्मी या ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं, वहां बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर सपा के लिए संकट का प्रयोग किया है। सपा ने कई सीटों पर उम्मीदवार भी बदले, लेकिन ब्राह्मण के बदले ब्राह्मण, भूमिहार की जगह भूमिहार और कुर्मी की जगह कुर्मी को ही दावेदार बनाया। वहीं अखिलेश यादव आरक्षण, अग्निवीर, रोजगार सरीखे मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन नजर जातीय समीकरण पर ही है। हर मंच से पीडीए का किस्सा भी उसी जातीय समीकरण का हिस्सा है। हमारे आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। बहरहाल ये 16 आने सच है कि चुनाव में हार जीत का गुणागणित बनाने में जातियों की जमात अहम भूमिका निभाती है। पूरब की बिसात पर भी कुछ ऐसा ही आलम है। यहाँ पिछड़ी, अति पिछड़ी, सवर्ण, दलित और MY समीकरण का कॉकटेल है। इसीलिए 7वें और आखिरी चरण के रण में यही सवाल शोर कर रहा है कि पूरब में क्या चलेगा, जाति, धर्म, दल, उम्मीदवार या मुद्दे। तो पूरब में केवल जात चल रही है या कुछ और भी है, इस पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आलोक पांडे जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक पांडे जी का स्वागत है। डॉक्टर ऋचा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ऋचा सिंह जी का स्वागत है। फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फराज किदवई साहब का स्वागत है। पीयूष मिश्रा जी प्रवक्ता हैं सुबह सपा के, पीयूष जी का बहुत बहुत स्वागत। आलोक पांडे से बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। आलोक जी, ये नैरेटिव का बहुत जोर पुख्तई के साथ ट्रेवल कर रहा है कि पूर्वांचल में केवल जात चलती है, न नेता, न दल, न मुद्दा, न उम्मीदवार का चेहरा। जात क्या है उम्मीदवार की, इस पर सारा खेल आके टिकता है। भूमियार खिलाफ यादव, यादव के खिलाफ बामन। ये जो एक सामाजिक समीकरण है, कहा जाता है पूर्वांचल केवल इसी पर आधारित होकर वोट देता है। और इस बार कुछ खासतौर पर गैर बीजेपी दल जो हैं, विपक्षी दल हैं, वो इस बात को और ज़्यादा जोरदारी से कह रहे हैं कि अरे अब तो चुनाव जात पर चला गया, इसलिए मामला फंस गया बीजेपी का, जात पर चला गया। क्या स्थिति है? सच में जात पर चुनाव चला गया, बाकी सब चीज़ें गौण हो गई एक? और क्या केवल पूर्वांचल में ही जात महत्व रखती है, बाकी शेष देश में नहीं रखती? अमिताभ सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपका जो दूसरा प्रश्न है, इसको पहले उत्तर देता हूं तो हमारे दर्शकों को और समझ में आए। भारत में जाति सब जगह है, साउथ में भी है, उत्तर प्रदेश में है, कानपुर में है, और नोएडा में बैठे हैं आप, वहां भी हो। जाति तो आधार है इस देश का, उसको कैसे बदल सकते हैं? लेकिन जब डेवलपमेंट जहां नहीं पहुंचता, देखिए 4 प्रमुख मुद्दे इस देश में रहते हैं। जाति है, धर्म है, चेहरा है और फिर मुद्दा है। अगर मुद्दे पर नंबर 1 पर चुनाव होता तो विकसित इकोनॉमी होते इस देश में। लेकिन क्योंकि मुद्दा जो बनता है वो जाति बनती ही बनती है, लेकिन केवल पूर्वांचल पर तो हम पूर्वांचल को फिर बदनाम करते हैं। पूरे भारत में बनती है, तमिलनाडु में भी बनती है, उत्तर प्रदेश में भी बनती है। दूसरी बात आते हैं कि पूर्वांचल में क्यों जोड़ दिया जाता है, क्योंकि पूर्वांचल में विकास की जो गंगा है वो सूख जाती है। तो जब हम विकास की गंगा और धीमी हो जाएगी तो जाति रूपी जो मैं उसे विष कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि जाति बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन जात के आधार पर वोट पड़ते हैं। लेकिन पूर्वांचल क्योंकि विकास से पिछड़ा रहा है, इसीलिए जाति का मुद्दा प्रमुखता से आता है। और विपक्ष को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी जाति में कमजोर है, वो अभी 2014 के पहले की बीजेपी को माप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा जाति का मैनेजमेंट मैं इस समय मानता हूं कोई पार्टी भी करके नहीं कर पा रही है। बीजेपी जात के मामले में बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रही है। तो अगर जाति पर भी चुनाव है तो पूर्वांचल में बीजेपी को लाभ मिलेगा, और डेवलपमेंट और जाति दोनों पर है, तो दोनों पर। ठीक है आलोक पांडे, ठीक। फराज किदवई साहब के पास चलूंगा। फराज साहब, चुनाव जात पर आ गया, इसीलिए राहुल गांधी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी आंधी चल रही है, 80 में 80 जीतेंगे, एक। और दूसरा प्रश्न ये कि अगर चुनाव जात पर है भी, पूर्वांचल में 13 सीटों पर मान लें हम, ठीक है ना, तो भी जाति के प्रबंधन में, जाति के संयोजन में भाजपा कब कहां किससे पिछड़ी? फराज किदवई साहब। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कास्ट पॉलिटिक्स की, जात की। तो जात जो है वो पूर्वांचल में 2 तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है इलेक्शन को। एक वो जात है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं
और एक वो जात है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी भी अक्सर कहते हैं कि एक जात गरीब की है, एक किसान की है, एक महिला की है और एक यूथ की है। अब आप देखिए कि पहले उस जात की बात कर लें जो प्रधानमंत्री बोलते हैं। इन चारों जात में जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उन चारों जात में 2014 के बाद से इन चारों की क्या पोजीशन है, इन चारों के साथ क्या व्यवहार हुआ है, प्रधानमंत्री जी के ही होम मिनिस्ट्री के मंत्रालय की कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी जात गरीब है, और जाहिर सी बात है गरीबी एससी, एसटी और ओबीसी में सबसे ज्यादा है। अब आप ये देखिए कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, उसके हिसाब से भारत का जो 1% जो टॉप क्रीमी लेयर है, उसके पास देश के लगभग 55% संसाधन है, और अमिताभ अग्निहोत्री जी और फराज किदवाई मिल करके जो जीएसटी देते हैं, यानी कि जो बॉटम 50% लोग जिनके पास देश की कमाई का कुल 13% हिस्सा है, वो लगभग 60% के आसपास हम जीएसटी देते हैं। यानी कि अगर एक कोका कोला या एक चिप्स अमिताभ जी आप खाते हैं, मैं खाता हूं या मुकेश अंबानी जी खाते हैं, तो बराबर का जीएसटी हम लोग देंगे। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 30% से कम करके 22.5% कर दिया जाएगा और लगभग 1.5 लाख करोड़ का साल में चूना लगाया जाएगा अपने अमीर मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। फराज भाई, दूसरी बात अमिताभ जी, एक मिनट, बहस के आरंभ में आंकड़े नहीं, वो बहस को बोझिल बना देते हैं, बीच में दे दीजिएगा। बहस के आरंभ में आंकड़े बहस को बोझिल बना देते हैं। ये सेमिनार थोड़ी ना है कि ड्यू में अपन सेमिनार कर रहे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, हम वहां बता रहे हैं कि इकोनॉमिक इंडेक्स क्या कह रहा है। ना, तो गांव देहात में तक बात जाती है। दोबारा आएंगे आपके पास, लेकिन एक बात कह के मैं ऋचा राजपूत के पास जाऊंगा, फिर पीयूष मिश्रा के पास। मैं ये नहीं समझ पाता, मैंने कई विपक्ष के नेताओं से व्यक्तिगत भी पूछा, जो बात फराज किदवाई साहब ने कही कि महिला नहीं, गरीब, महिला, किसान और युवा, इसमें 100% आबादी आ गई भारत की। ये नहीं तो 99 तो आई गई। वो बताते हैं विपक्षी लोग कि ये चारों भाजपा से बहुत ज्यादा नाराज हैं, मतलब मिल जाए भाजपा तो लाठीन से मारें। मैं उनसे बहुत विनम्रता से पूछता हूं कि 14 छोड़ दो, उत्तर प्रदेश में आ जाओ, 17, 19, 22 इनको कौन जिता गया फिर भाजपा वालों को? जब 99% आबादी इनसे नाराज थी और आपसे खुश थी, तो जीतिए कैसे गए? आपके पास तो सारे इंडेक्स थे, सारी रिपोर्टें थी, और गरीब, महिला, किसान और नौजवान ये सब नाराज थे। तो किसान में बड़े बूढ़े भी आ गए, सब सारी जाति, सारा सिस्टम आ गया। तो जब सब इनसे नाराज थे, मुझे आज तक किसी बड़े बड़े नेताओं से मैंने व्यक्तिगत सवाल किया कि हंस के हाथ दबा देते हैं, कहते हैं अब क्या कुछ तो बोलना है, क्या बोल, आप ऐसे मत करो। इसका उत्तर कोई होगा कि नहीं होगा? इनको युगांडा वाले वोट देने आए थे, यूथोपिया वालों ने वोट डाल के भेजा था। यार क्या मजाक कर रहे हो? पूरा देश नाराज है और 303 सीट आ गई। अब बोले हमसे सारा देश खुश है, हमारी 42 आई। बोले गरीब, किसान, नौजवान, महिला, अगड़ा, पिछड़ा, राजभर, नोनिया, चौहान सब हमारे साथ है मुसलमान सब। सीटें कितनी आई? बोले 2 आई, 3 आई। तो मजाक कर रहे हो भाई फिर तो लोकतंत्र के साथ? ऐसा नहीं। खैर, ऋचा सिंह जी, आज मैं राहुल जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी टाटा बाय बाय गुड बाय। वो आजकल वन लाइनर दे रहे हैं अच्छे, और आज तो गर्मी के चलते उनने एक बोतल पानी अपने ऊपर भी डाल लिया मंच पे, ठंडा रहे था कि माहौल। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही है, 80 में 80 जीत रहे हैं गठबंधन, यानी 17 राहुल गांधी जीत रहे और 63 अखिलेश यादव जीत रहे। तो फिर आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जो राहुल गांधी जी ने कहा कि आंधी चल रही है, तो आंधी तो चल रही है, और 2014 से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, और इस आंधी में कांग्रेस और सपा का पहले भी 2017 में गठबंधन हुआ, और 2019 में भी कांग्रेस और सपा ने अपना परिणाम देखा कि किस तरीके से वो इस आंधी में, जो जनता के जनादेश की आंधी है, वो उससे उखड़ सकती है। आपको ये अच्छी तरीके से आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो 7वें चरण में 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उससे 11 सीटें जीती थी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 11 सीटों के परिणाम में 2019 के बाद आप
भव्य राम मंदिर का निर्माण जो पूर्वांचल के लोगों के मन और आत्मा में बस चुका है उसको जोड़ दीजिए, और साथ ही साथ पहला चुनाव ऐसा है जो बिना भयमुक्त माफियाओं के राज के बिना और माफियाओं की मौजूदगी के बिना जो चुनाव को प्रभावित करते थे उनके बिना होने जा रहा है। और ये भयमुक्त चुनाव आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन, विरासत और विकास के समन्वय की जो अनूठा संगम पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए। अब आ जाए जाति की बात पर, जिसकी बात आप कर रहे थे। आपने शुरू में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही अनुराग सर कि जाति उत्प्रेरक हो सकती है, लेकिन जाति चुनाव में परिणाम नहीं दे सकती और बहुमत के परिणाम तो कतई नहीं दे सकती है। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आज उत्तर प्रदेश को, विशेषकर पूर्वांचल, आप अगर बता रहे हैं कि किस तरीके से जातिगत ताना बाना वहां पे मजबूत है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में आज जातियों का ताना बाना टूटा है। और कौन सी ऐसी जाति है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया था, लेकिन पीडीए के इस नारे में उनके पास ना राजभर जी मौजूद है, ना अनुप्रिया पटेल जी उनके साथ है, दारा सिंह चौहान जी उनका साथ छोड़ चुके हैं, महानदल के नेता उनके साथ छोड़ चुके हैं। कल बलिया में जिस तरीके से नारद राय जी ने अपमान बताकर पार्टी छोड़ दी, तो इसके परिणाम आने जा रहे हैं। और 2024 में हम जो 7वें चरण का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी 13 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। और मैं एक अंतिम बात और महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से छठे चरण में समाजवादी पार्टी को एक समझ में आ गया कि उसका पूरा जो मोह भ्रम उसने बनाया हुआ था और जो संविधान को असुरक्षित बताकर उसने कार्ड खेलने का प्रयास किया था, उसका भ्रम उसने अपने मंच से ही तोड़ दिया। जब छठे चरण के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आजमगढ़ की जमीन से अखिलेश यादव जी के मंच से उनको धर्म से आधारित आरक्षण का जो है घोषणा करनी पड़ी और कहना पड़ा कि हम धर्म आधारित आरक्षण लागू करेंगे और इसके लिए जरूरी होगा तो संविधान में भी बदलाव करेंगे। तो इसका मतलब पूर्वांचल के लोग, पूर्वांचल का SC ST OBC ये समझ रहा है कि अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के नेतृत्व में उसके हित और अधिकार असुरक्षित हो चुके हैं। और पूर्वांचल का यादव विशेषकर उसको भी ये बात समझ में आ चुकी है कि मोहन यादव अगर कहीं हो सकते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकते हैं। अखिलेश जी के नेतृत्व में नहीं। अभी रुकना होगा, दोबारा मैं आता हूँ आपके पास। पीयूष मिश्रा के पास चलूंगा, और पीयूष मिश्रा इसलिए खास हैं क्योंकि इनके अध्यक्ष जो हैं राजभर जी, हमारे मित्र हैं, वो मेरे ख्याल से अकेले नेता होंगे, अब एक आधा और हो तो मुझसे नाराज नहीं कि शायद अकेले होंगे, जो एक सांस में 50 जातियां गिना देंगे। बाकी सबको गूगल देखना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर एक सांस 50 जातियां गिना देते, उनकी सांस फूल जाए लेकिन वो गिना 50 देंगे क्या? और ऐसी जात छोटी छोटी गिना देते जो सामान्यतः पता भी नहीं हो। पीयूष मिश्रा जी, लोग कह रहे भैया पूर्वांचल में कुछ नहीं चल रहा, न पीला गमछा न नीला गमछा, क्या केवल जात चल रही है, ये क्या मसला है? और अगर मान लीजिए जात चल रही है तो इस चलती हुई जात में आप कहां खड़े हो और आपके विरोधी कहां खड़े हैं? देखिए अमिताभ जी, नमस्कार जी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, चाहे वो जातियों का नाम हो, उन जातियों को जो भी एक सांस में वो गिनाते हैं, उन जातियों को हिस्सा, अधिकार और उनको चाहे हिस्सेदारी की बात हो, चाहे किसी भी पटल पर रखने का काम हो। आपको याद होगा 2022 के चुनाव में वंशी समाज से एक हमारा कैंडिडेट हरदोई से लड़ा। कई लोग नहीं जानते यार वंशी समुदाय कहाँ है, कहाँ होती है। तो ऐसी जातियां जिनका हक, हिस्सा और अधिकार समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार ने खा लिया। आपको याद होगा अच्छे से कि 2013 में एक न्यूज आर्टिकल आया था कि 2 ही जातियों ने सबसे ज्यादा पिछड़ों के आरक्षण का शोषण किया और पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला, 2 ही जातियां खा गई, जिसके लिए हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना, चाहे वह अब रोहिणी आयोग के रूप में लागू होने की प्रबल संभावना है। अगर कोई कर भी सकता है उसको, मतलब 7, 9 और 11 के अनुपात में आरक्षण का वर्गीकरण, जिसके लिए काफी चर्चा हमारी आपसे हो भी चुकी है। तो केवल माननीय मोदी जी ही और भाजपा की सरकार में ही संभव है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन जातियों का नाम गिनाते हैं, उन जातियों का नाम इसलिए गिनाते हैं क्योंकि आज तक वो अपने हक, हिस्सा, अधिकार से वंचित रहे हैं।
आज मैं वर्तमान में मैं घोसी में हूँ। अभी आपका यहाँ से फोन आया कि डिबेट है सर के साथ, तो मैं ब्रजेश पाठक उनकी केशव प्रसाद मौर्य जी की मधुबन में रैली थी, निपटाया वहां पे तुरंत और चला आया कि कमरे पे पहुंच के आपके डिबेट को ज्वाइन कर सकते। तो काफी यहाँ पे जो घोसी की जनता है वो समझदार है, जानती है कि कल्पनाथ राय जी के न रहने के बाद यहाँ की स्थिति कहाँ चली गई, कितने कॉटन मिलें बंद हो चुकी हैं, आज की क्या व्यवस्था हो चुकी है मऊ, घोसी, रसड़ा, मधुबन और मोहम्मदाबाद, गोहना में सब 5 विधानसभाओं में आज क्या हाल है। और इसी कारण हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर, उनके लड़के माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी आगामी 1 जून को छड़ी चुनाव चिन्ह पे हमारे यहाँ घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां तक रही जातियों की बात, जातियों को इसलिए वो गिनाते हैं क्योंकि ठीक नहीं बिल्कुल गिनाए, लोकतंत्र में सबको सबकी आजादी, ठीक बात पीयूष जी। आलोक पांडे, एक बड़ा सवाल और भी खड़ा होता है। इंडिया गठबंधन मानता है और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी कि हमारे पास जातियों का प्रबंधन बेहतर है। अखिलेश यादव ने तो नारा ही दिया था पीडीए, उसकी उन्होंने व्याख्या की। हालांकि ये अलग बात है कि व्याख्या उन्होंने हर 200 किलोमीटर पर बदल दी। 200 किलोमीटर चले एक व्याख्या, फिर 200 किलोमीटर आगे गई गाड़ी दूसरी व्याख्या, उन्होंने सब खेला पीडीए। अब अगर हम मान लें तो सबसे समझदार होता है नेता, क्या उसकी स्मेलिंग पावर, घ्राण शक्ति सबसे ज्यादा होती है सूंघने की, क्या? और वो ये तो जान ही लेता है कि किसके माथे तिलक लगने जा रहा है। नहीं जी, जो दशकों से चुनाव लड़ रहा है उसी में रचा बसा है, वो ये तो जान ही लेता है कि कौन सरकार बनाएगा। उस जब 72 घंटे भी नहीं बचे हो मतदान के, तो एक बड़ा कदकाठी का नेता जो मुलायम सिंह जी के सरकार में मंत्री रहा हो, अखिलेश बाबू की सरकार में मंत्री रहा हो, नारद राय, वो अचानक से 72 घंटे बचे हैं मतदान के, चुनाव समाप्त हो रहा है, क्यों छोड़ के चला गया सपा? अगर सपा और इंडिया गठबंधन सरकार बना ही रहा है 4 जून को, तो नारद राय को ही क्या सूझी? आलोक पांडे जी, ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि सामान्यतः जितनी भागदौड़ होती है दलों में, ये चुनाव के पहले चरण से भी पूर्व ही हो जाती है। जब चुनाव चलने लगता है तो फिर भागदौड़ नहीं होती, जो जहां है वो वहां बैठ जाता है। आलोक पांडे, अब सर हम सामान्य तौर पर एक बिल्कुल सामान्य उदाहरण से बताते हैं, हमारे दर्शकों को समझ में आएगा। जब हम स्टेशन जाते हैं और ट्रेन में बैठते हैं और जैसे ट्रेन चलने वाली होती है तो लगता है यार हम दिल्ली की जगह लखनऊ वाली में बैठ गए, तो अभी खट से उतरता है दिल्ली वाली में बैठ जाता है। तो मुझे लगता है कि इस समय गलत ट्रेन में जो लोग बैठे, बोले यार ये लखनऊ जा रही, दिल्ली वाली में बैठना है। तो नारद राय जैसे नेता भी अनुभवी हैं, वो खट से ट्रेन चलती है ट्रेन में उतर गए, सब पैर कर सकते हैं उनके, लेकिन बोले कूद पड़ो इसमें बैठने में गलत दिशा में जाए। तो मुझे लगता है कि ये संकेत इंडिया अलायंस के अंदर है कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, आएगा तो मोदी ही। ये बात विपक्ष के नेता भी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि वो मोदी थोड़ा कमजोर होके आए, अगर वो जवाहरलाल नेहरू के स्टेटस को पा गए, 3 बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले गए, तो फिर बड़ा दिक्कत आ जाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी कोशिश क्या कर रही है कि 400 के आसपास पहुंच जाए, मोदी जी का रिकॉर्ड बन जाए, तो जवाहरलाल नेहरू से बड़ा कद खड़ा किया जाए जो गैर कांग्रेसी हो। तो लड़ाई केवल चुनाव जीतने तक सर नहीं है, जितनी मेरी समझ है भारतीय जनता पार्टी और उसकी, उसमें वो मोदी का कद बढ़ाने की भी है। और पीडीए के 10 सेकंड में कह दूं, अखिलेश जी का पीडीए में 9 महीने का नहीं हुआ जहां तक मेरे पास जानकारी है, और 9 महीने में तो माँ के गर्भ में बच्चा रोने लायक हो पाता है। तो पीडीए को मैं अगले चुनाव में रखें तो ठीक है, और स्टेबल रहे अखिलेश भाई। अगर बदलते रहेंगे मुद्दे तो पीडीए की जगह पता नहीं अगली बार क्या ले आएंगे, तो उसका बात तो फिर बहुत नहीं रहे। ठीक है आलोक भाई, मुझे लगता है कि जैसा बात आलोक पांडे भी कह रहे कि विपक्ष ये चाहता है कि मोदी कमजोर होके आए, और ये बात ठीक भी है, इस सेंस है। मैं इसमें एक व्यवहारिक बात कहता हूं, फराज भाई फिर आपके पास आ रहा हूं, नारद राय पर समझूंगा जरा। एक व्यवहारिक बात कहता हूं, हाइपोथेटिकल है लेकिन है प्रैक्टिकल, क्योंकि 4 जून से पहले तो सब कुछ काल्पनिक है। मान लीजिए 290 की सरकार बनी, 280 की सरकार बनी, तो आपको सबसे ज्यादा संकट क्या है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यही ना? तो ये विभाग
सरकार से मुक्त होकर कांग्रेस के अधीन हो जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं ना। ना ये विभाग समाजवादी पार्टी को रिपोर्ट करने लगेंगे, बोले नहीं अब भाजपा वालों को 290 आए इसलिए अब कांग्रेस की अरे सपा को रिपोर्ट करेंगे ये विभाग, ऐसा तो है नहीं। सरकार तो सरकार ही है ना। नरसिंह राव की माइनॉरिटी की सरकार आई थी और बिना चुनाव के मेजॉरिटी की हो गई थी कि नहीं हो गई थी? बल्कि मेजॉरिटी में भी ढेर मेजॉरिटी की हो गई थी, वो कौतुक याद नहीं। खैर, फराज किदवई साहब, ये नारद राय जैसा अनुभवी नेता, न कोई नौसिखिया हो तो समझ में आता है कि भाई लड़का है गलत फैसला कर गया। ये माशा रत्ती सब समझने वाले खिलाड़ी, ये वोटिंग का आखिरी वोटिंग और उसमें भी 72 घंटा बचा नहीं, उस समय नारद राय ने पार्टी क्यों छोड़ दी? भाई उनको टिकट नहीं मिला, उनका अपमान हुआ, आगे मान हुआ, जो कुछ हुआ वो तो पहले हो चुका था ना। अगर सरकार आ रही होती तो क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछे तो वो कहेगा भाई फिर नेता नहीं छोड़ेगा पार्टी अगर सरकार आएगी। फराज किदवई साहब। अमिताभ जी, आपकी मैं इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन अभी हमारे भाई जो हैं वो पीयूष मिश्रा जी कुछ बोल रहे थे और आलोक पांडे जी मुस्कुरा रहे थे, और वो इसलिए मुस्कुरा रहे थे, मैंने वो पकड़ लिया था कि पीयूष मिश्रा जी कह रहे थे कि घोसी में कि 5 की 5 विधानसभाओं में बड़ा बुरा हाल है, कोई काम ही नहीं हुआ है। अरे महाराज, 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है। अगर वहां पर कुछ काम नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए। आप यहाँ अमिताभ जी के शो में बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के एलाई भी आपके चैनल पर बोल रहे हैं कि वहां पर कुछ काम नहीं हुआ। दूसरी बात, आप घोसी की बात कर रहे थे साहब। अरे घोसी में तो अभी आपने देखा था ना कि लखनऊ, लग रहा था कि जब घोसी में उपचुनाव चल रहा था तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी ना लग करके, और लग रहा था कि घोसी उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई है, और वहां पर क्या हाल हुआ था ये सबने देखा। अब अमिताभ जी, आपकी हम बात पर आ जाते हैं। देखिए, नारद राय जी जैसे बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। मैं नाम भूल रहा हूं, अभी 2-3 इनके बड़े नेता थे, मुझे लगता है अनुप्रिया पटेल जी की क्षेत्र करके कोई बड़े नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इधर आ गए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये एक डीएनए में है कि जब कोरोना काल में हम लाशें गंगा जी के किनारे सड़ रही थी, तो ये मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिरा करके और अपनी सरकार बना रहे थे। तो इनका तो काम ही यही है कि दूसरे के दलों से नेता लोगों को तोड़ना, अपने पाले में लाना और किसी न किसी तरह से लोकतंत्र को कमजोर करना। तो इसमें कोई, अमिताभ जी, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। और तीसरी बात रही, अभी हम लोग बात चर्चा कर रहे थे ओबीसी की। अरे साहब, 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई, उसमें बैकवर्ड कमीशन ने भी कहा कि पिछड़ों का आरक्षण खाया गया, हाईकोर्ट ने भी कहा कि पिछड़ों के साथ गलत हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पीयूष मिश्रा जी की पार्टी ने उसमें भी कोई काम नहीं किया। 45 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें आप देखिए कि ओबीसी, एससी, एसटी, मुझे लगता है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसकी जो सैंक्शन पोस्ट हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि जो सैंक्शन पोस्ट है, मुझे लगता है कि उसमें 20% तक नहीं भरी गई है, और बाकी जनरल कैटेगरी की 90%, 95% के आसपास भरी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का एनटीएससी, एनटीएससी और एनटीओबीसी चेहरा वो दुनिया के सामने जी। मैं तो एक बुनियादी बात जानता हूं, पीयूष आऊंगा अभी, आप पहले ऋचा जी के पास जाऊंगा फिर आपके पास आऊं। मैं तो एक बुनियादी बात जानता हूं, कोरोना का जिक्र किया फराज भाई ने कि लाशें कहां कहां थी, उसके बाद चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आप भी लड़े, ये भी लड़े, जनता ने आपको सत्ता नहीं सौंपी, इसका मतलब आप पे भरोसा नहीं। लोकतंत्र में इसके अलावा और क्या अर्थ हो सकता है जनादेश का? इसके अलावा कोई और अर्थ हो सकता है जनादेश का? और जो लोग इसके अलावा कोई अर्थ बनाना ना चाहते, उन्हें शायद संसदीय लोकतंत्र का अर्थ ही नहीं पता, उसका अभिप्राय ही नहीं पता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वहां के जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, इस बात से कौन भाई कलाल इनकार कर सकता है? और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जनता का भरोसा नहीं हासिल, इस बात से भी कौन इनकार कर सकता है? और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कतई जनता का समर्थन नहीं हासिल, इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या?
2% वोट है भाई, 2%। तो उत्तर प्रदेश का विषय हो या किसी प्रदेश का या पूरे देश का, पॉपुलर मैंडेट कहां है, जनता का जनादेश कहां है, मेरे लिए वही वरेण्य है, वही सिरमाथे है, ये जान लीजिए। ऋचा सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही कि ओबीसी के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने कुछ उदाहरण गिनाए फराज किदवई साहब ने। और नारद राय के लिए वो ये कह रहे हैं कि आप लोग किसी को विपक्ष में रहने नहीं देते हो। शायद वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि जितने हैं वही गनीमत है। जी बिल्कुल, जितने वही गनीमत है, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर जाने वाले हैं। और फराज किदवई जी को अगर ये पिछले 3-4 सालों का पूरा समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर देख ले तो उनको समझ में आएगा कि कोई भी जाति और धर्म का ऐसा नेता नहीं बचा है जिसने समाजवादी पार्टी को अलविदा ना कह दिया हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी में प्रतिनिधित्व का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है। 2014 से लेकर 2022 तक के अगर परिणाम देख लें तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, और जिसका अर्थ ये है कि आज सभी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश की सभी जातियों ने और विशेषकर दलित और पिछड़ों ने वो समय भी देखा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछड़ों का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जाति के नेता होते थे, उसके सिवा किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, और किस तरीके से जाति आधार पर लोगों के हितों की अनदेखी की जाती थी, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों ने देखा है। पिछड़े और दलित समुदाय ने अभी आजमगढ़ की रैली में भी देखा है कि जब अखिलेश यादव जी को अपनी हार की छटपटाहट दिखाई पड़ने लगी तो उन्होंने भरे मंच से धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात और उसके लिए जरूरत पड़ने पर संविधान बदलने की बात की। ये भी दलित और पिछड़ा समाज देख रहा है, और दलित और पिछड़ा समाज ने ये भी देखा है कि 2012 से 17 की सरकार के दौरान किस तरीके से धर्म के तुष्टीकरण के आधार पर एक धर्म विशेष की जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया। आप मुझे बताइए अमिताभ सर कि जब धर्म विशेष की जातियों को केवल तुष्टीकरण के लिए ओबीसी जाति में शामिल किया जाता है आरक्षण देने के लिए, तो नुकसान किसका होता है? आखिर पिछड़े वर्ग का ही तो नुकसान। अरे गुजरात में किसने शामिल किया था? गुजरात में किसने शामिल किया था? अमिताभ जी पूछिएगा इनसे, गुजरात में किसने शामिल किया था? आपको तो अपने अलायंस पार्टनर से ये सवाल पूछना चाहिए। अरे गुजरात में बताइए ना, गुजरात में कितनी, मैं बताऊं? दीजिए ना, मैंने आपकी बात सुन ली, अरे जवाब दीजिए। अरे अपने अलायंस पार्टनर सेंटर लिस्ट में गुजरात में, सेंटर लिस्ट में गुजरात में किसने शामिल किया था? गुजरात का मुख्यमंत्री कौन था? जो अब प्रधानमंत्री है। अरे आप ध्रुवीकरण करके देश को बांट करके देश में नफरत फैला रहे हैं, आप लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। गुजरात में बताइए, मध्य प्रदेश में बताइए, और तेलुगु देशम पार्टी के बारे में बताइए जो आपकी एलाइन है, जिसने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, लेकिन वहां पे आप नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। गुजरात का बताइए, टीडीपी का बताइए, अरे आंध्रा का बताइए ना, आंध्रा का बताइए। आंध्रा में आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, आंध्रा से, अरे टीडीपी से कब अपना तोड़ रही हैं आप? टीडीपी से अपना नाता कब तोड़ रही हैं आप? ध्रुवीकरण कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है इस देश में। अरे मैडम, टीडीपी का बताइए, टीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? टीडीपी ने अपने, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे टीडीपी का मैनिफेस्टो में बताइए ना, पहले टीडीपी का बताइए आप। कांग्रेस का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, आप टीडीपी का बताइए ना। टीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि वो मुसलमानों को अलग से आरक्षण देंगे। आप लोग खाली कड़वा मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू और कुछ नहीं। अच्छा, महिलाओं को आपने कितने परसेंट टिकट दिया? चलिए, महिलाओं को कितने परसेंट टिकट दिया आपने? महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने कितने परसेंट टिकट दिए? महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकट दिए? महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने कितने परसेंट टिकट दिए? जब आप पर्सनल लॉस को संरक्षण देंगे तो आप महिलाओं को हलाला और 3 तलाक की कुप्रथा में भेजेंगे। आप महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट से बेदखल कर देंगे, मुस्लिम महिलाओं को। ठीक, आज ठीक, ऋचा जी रुकना होगा। ऋचा जी रुकिए भाई, रुकिए। फराज किदवई आप भी रुकिए, एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, शांति। पीयूष, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ आरोप लगाए थे फराज किदवई ने, फिर बहस आगे बढ़ाएं। अमिताभ जी देखिए, फराज जी ने कहा कि यहाँ पे सरकार है
अच्छा ये बताइए, सांसद चुना गया बसपा से 2019 में, उसको जेल किसने भिजवाया? अभी उसका एक ऑडियो आया है, वायरल हुआ है, उसको जेल भिजवाया जो तत्कालीन समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनके बड़े भाई है। ठीक, उसने लगाया कि मैं अभी पैरोल पे हूँ, 5 साल जेल में अंदर था, इस चक्कर में मैं गया, काफी गंभीर अपराधों के चक्कर में मैं अंदर चला गया, उसका पूरा जिम्मेदार ये, और इन्होंने झूठे मुकदमे लगवाए। तो देखिए, और बात करेंगे विकास की, घोसी का जो विकास है, पर्टिकुलर डॉक्टर अरविंद राजभर यहाँ के लिए तत्पर है और यहाँ के लिए केंद्रित है। प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री है पंचायती विभाग के, वो भी जी जान से लगे हुए हैं, चाहे बांसगांव जाना हो, देवरिया जाना हो, चाहे बलिया जाना हो, हर जगह वो जा भी रहे हैं और एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए हर तरीके से तत्पर है। जहां तक पर्टिकुलर घोसी की बात करें तो मैंने कहा ना, कल्पनाथ राय जी के बाद घोसी का विकास, 4 बार सरकार बसपा की रही, 4 बार बसपा सपा की रही, ये सब इन्होंने क्या किया? इनके जो नुमाइंदे आते रहे, जनता को लूटते, खसोटते, नोचते और दिल्ली चले जाते रहे। हमारा कहने का मतलब तात्पर्य है कि डॉक्टर अरविंद राजभर एक पढ़े लिखे सुलझे व्यक्ति है और घोसी की जनता से रोज हम लोग यहाँ पे अपील भी कर रहे हैं कि आगामी जो 1 तारीख है उसको छड़ी चुनाव चिन्ह जो हमारा गठबंधन का मिला हुआ उस पे वोट देकर डॉक्टर अरविंद राजभर जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। ठीक, बाकी रही ठीक, अरे ठीक है भाई, अब पूरा प्रचार यही ना कर दो कि भारी बहुमत से विजयी बनाए, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में करो। खैर आलोक पांडे, एक बेसिक सवाल खड़ा होता है कि अगर जाति का ही समायोग का ही प्रबंधन देखें, भाजपा और सपा की ही तुलना करें, क्योंकि फराज भाई ने कहा हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं। देखिए यही कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। फराज भाई ने कहा कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, इसलिए कांग्रेस पर क्या हम क्यों जवाब देंगे, लेकिन वो भाजपा की प्रवक्ता से 3000 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश की टीडीपी पर जवाब मांग रहे हैं। अब ये क्या टीडीपी की प्रवक्ता है? नहीं ना, वो करे हम कांग्रेस का भी जवाब नहीं देंगे लेकिन ये टीडीपी का भी दे। ये नहीं हुआ को बाइडेन की पार्टी का भी जवाब मांगने लगे, मांग लेते, कहते बाइडेन के यहाँ क्या चल रहा है अमेरिका में, उस पर भी जवाब दो। इसीलिए कहता हूं कि गठबंधन की जिम्मेदारी लो तो पूरी लो और नहीं तो अपनी अपनी पार्टी तक सीमित रहो। खैर आलोक पांडे, मसला ये है कि अगर हम जातीय मैनेजमेंट देखें और पीडीए को सामने रखें समाजवादी पार्टी के लिए, तो उसमें 17% मुस्लिमों की भागीदारी है जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश में लगभग 17 से ज़्यादा ही होगी, 17 से 19 के बीच में। 4 मुसलमानों को टिकट दिया अखिलेश जी ने और यादव पर 5 टिकट दिए, लेकिन सब एक ही परिवार के, जिनका पोस्टल एड्रेस एक है सबका, सफाई का दिए। जो उनका कोर वोट है उसमें तो कुल 4 सीट बाहर गई मुसलमानों में, और आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क और जो तमाम बड़े मुस्लिम चेहरे मुलायम सिंह के समय में रहते थे समाजवादी पार्टी के मंच पर, इस चुनाव में जहां मुसलमान खड़ा है वो तो वहां मंच पे आया अखिलेश जी के, लेकिन अदरवाइज कोई मुस्लिम चेहरा मंच पर नहीं रहा, फ्रंट रो पर नहीं। ये फिर मैनेजमेंट कैसा है? सर, जितना मेरी समझ में आया समाजवादी पार्टी का, उसको ये लगता है कि एमवाई की मजबूरी है तो हमारे साथ रहेगा। तो एमवाई ये मान के चल रहे, जैसे भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि सवर्ण हमारे साथ, हम सवर्ण को टिकट दे ना दे, लेकिन सवर्ण का वोटर चाहता नाराज हो हमें वोट देगा। तो अखिलेश भाई ने साथ यही वहां से कॉपी पेस्ट किया है कि मुस्लिम और यादव तो हमें देगा, तो अगर अलग जातियों का वोट हमें चाहिए तो हमें जो है उनका रिप्रेजेंटेशन देना होगा। अगर हम राजभर जहां बहुल में और वहां राजभर को लड़ा दे जहां, तो इस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, जिससे कि एमवाई उनके पास बना रहेगा। बाकी दूसरे जातियों से भी अगर वो वोट प्राप्त कर ले तो वो अच्छी फाइट में आ सकते हैं। इसके सिवा मुझे और ज्यादा बड़ी कोई रणनीतिक समझ लगती नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करती, वो सवर्णों को भी पर्याप्त मात्रा में टिकट देती है, लेकिन अखिलेश भाई मुसलमानों का जो ट्रेंड है वो ये भाप चुके हैं कि 24 में भी अभी भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना पसमानदा आंदोलन कर ले, लेकिन मुसलमान अभी भारतीय जनता पार्टी से उस तरह का कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे। तो एक वो उनकी स्ट्रेटजी है
अब देखते हैं कि उस स्ट्रेटजी के तहत उनको लाभ होगा या हानि। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम मत बड़ी मात्रा में, जैसे 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ था, हम 2024 में भी समाजवादी पार्टी के साथ ही देख रहे हैं। तो मुझे सीधी और सिंपल स्ट्रेटजी यही समझ में आता। ठीक, फराज किदवई साहब, अरे जात के खेल पर टिके चुनाव में समाजवादी पार्टी को बीएसपी का रोल कैसा लग रहा है? उससे उसको कितना नुकसान होता दिख रहा है? क्या स्थिति दिख रही है? क्योंकि इसी पूर्वांचल में जब अलायंस था आपका और बसपा का 19 में, तो बसपा ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी उसने स्ट्रेटेजिकली उम्मीदवारों को प्लेस किया है। आपका जहाँ नॉन यादव है वहाँ बसपा ने यादव दे दिया, यहाँ आपका नॉन मुस्लिम है उम्मीदवार वहाँ मुसलमान लड़ा दिया। नहीं अमिताभ जी देखिए, हाँ अमिताभ जी देखिए कि आप तो इतने प्रबुद्ध और इतने सीनियर पत्रकार हैं, ये बात तो आपको भी समझ में आ गई होगी कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में खासकर चुनाव बाइपोलर हो रहा है और डायरेक्ट फाइट है इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की, ये किसी से छुपा नहीं है। अब क्या है कि जो बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब की बड़ी खून पसीने की मेहनत से खड़ी की हुई पार्टी है और बहन जी ने की भी बहुत मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने बीएसपी को एक नए लेवल तक ले गई। लेकिन हमको ये लगता है कि पिछले 3-4 सालों में बहन जी जो हैं वो थोड़ा सा सबमिसिव हो गई। तो आज की तारीख में क्या है कि जो बहुजन समाज का जो वोटर है, SC ST खासकर जो है, उसको ये पूरी तरह से एहसास हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ गई तो ये आरक्षण संविधान को बदल करके खत्म कर देंगे और ये गांव-गांव में ये बात घर कर गई है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पीछे आप पूरी तरह से आ चुका है। अमिताभ जी, मैं बाराबंकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था अब से 8-10 दिन पहले जब वहां इलेक्शन हो रहे थे और मैंने कई गांवों का दौरा किया, तो वहां पे देखा कि बीएसपी की जो लीडरशिप है, अमिताभ जी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, जो लीडरशिप है वो भी इंडिया गठबंधन के साथ में आ गई, क्योंकि उनको इस बात का पूरा एहसास है कि अगर उनके आरक्षण को और उनके संविधान को कोई बचा सकता है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। तो एक क्लियर कट शिफ्ट जो बीएसपी का वोटर है वो नजर में आ रहा है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ वो शिफ्ट हो रहा है। अमिताभ जी, ठीक, एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, फिर ऋचा जी के पास जाऊंगा। भाई, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि भाई ये लिख के, लालू जी भी यही कह रहे हैं कि भाई लिख के रख लो, ये संविधान बदल देंगे। तो लोकतंत्र में तो प्रश्न और प्रतिप्रश्न दोनों होते हैं, इसीलिए पक्ष और प्रतिपक्ष है, वही प्रश्न और प्रतिप्रश्न है। 2014 में ये संविधान बदलना चाहते तो इन्हें क्या पुलिस रोक लेती? बताओ भैया, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते कि आप लोग घुस जाते पार्लियामेंट के अंदर, कहते नहीं हम समाजवादी युव जनसभा से आए हैं, क्या करहल से? ऐसा तो संभव नहीं था। 370 हटी तो भी सब लोग अपने घरों में रहे ना, टीवी देखी फिर सो गए, हटनी तो हटी गई। 19 में और बड़े बहुमत से आए, 19 में संविधान बदल देते तो कौन रोकता? 2 बार अवसर रहा सरकार चलाने का एनडीए के पास, अगर वो संविधान बदलना चाहते तो जब 370 हटा सकते हैं, जब दिल्ली वाला विधेयक राज्यसभा में मेजॉरिटी क्रिएट करके पास हो गया, मेजॉरिटी आर्टिफिशियली क्रिएट हो गई, बीजू जनता दल आ गया, जगन रेड्डी आ गए और मोर देन मेजॉरिटी हो गए, तो इसे संविधान भी बदल जाता, कौन सी समस्या थी? ये तो आपको यकीन दिलाना, ये प्रश्न का तो उत्तर देना होगा ना। और आप कह रहे हो हम बचा लेंगे संविधान। होता क्या है कि भाई किसी बड़े ताकतवर पहलवान से कोई मोहल्ले में खड़ा होकर कहे फलाना पहलवान आएगा हम तुम्हें बचा लेंगे, तो आदमी उसको देखता कहने वाले की देह दशा कि ये इस लायक है कि बचा पाए कि नहीं। क्या वो कहे अरे भैया ये खुद तो खड़े नहीं हो पा रहे सीधे हैं, हवा तेज चली गिर पड़ेंगे और हमें बचाएंगे। 2 सरकारें चल चुकी लगन निरंतरता में 10 साल, कहां कानून बदला, कहां संविधान बदला? खैर, ऋचा सिंह जी, मुझे लगता है 2 नैरेटिव हैं
जिसपे सबने अपने आप पूरी पूंजी लगा दी। होता है ना, जीवन भर का जोड़ा जग हुआ सब। इंडिया गठबंधन वालों ने सब कुछ अपना बीन बटोर के दांव पे तराजू पे लगा दिया कि भाजपा आएगी, संविधान खत्म कर देगी। भाजपा ने अपना सारी सामर्थ्य एक मुद्दे में लगा दी कि ये कांग्रेस वाले और इनके साथी अगर आ गए तो ये ओबीसी, एसटी, एससी का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे और ओबीसी, एससी, एसटी वंचित रह जाएंगे, आरक्षण से महरूम रह जाएंगे। ऋचा सिंह जी, मुझे लगता है दो नैरेटिव अब निर्णायक हैं। अब ये जनता तय करेगी कि किसकी बात उसको सच्ची लग रही। सहमत हैं आप? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल बहुमत की सरकार चलाई है और देश की 140 करोड़ जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को संरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस की तरह नहीं है या सपा के अलायंस पार्टनर की तरह नहीं कि बिना चुनावों के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने समय समय संविधान को खतरे में डालकर इंदिरा गांधी जी ने किस तरीके से चुनाव को ही एक्सटेंड कर दिया, किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी ने राज्यसभा बने बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ताला लगाने के लिए किस तरीके से वो संविधान में संशोधन लेकर आए, ये पूरा इतिहास भारत की जनता जानती है। और भारत की जनता ये भी जानती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं हो रहा है, सबका साथ और सबके विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है और जिसका परिणाम ये है कि हमें सबका विश्वास मिल रहा है। लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण ऐड करना बहुत जरूरी है कि वहीं उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये भी देख रही है कि ये बात तो करते हैं संविधान बचाने की, लेकिन ये स्वयं संविधान के भक्षक बन गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात गैर संवैधानिक तरीके से अपने खुले मंचों से घोषणा करके कर रहे हैं, उससे मंशा देश की जनता को स्पष्ट हो चुकी है। एक अंतिम बात और मैं कहना चाहती हूँ अमिताभ सर कि पूर्वांचल का जो चुनाव है और पूर्वांचल की राजनीति, उसमें आज योगी जी के सुशासन का बहुत योगदान है और पूर्वांचल की जनता ये देख रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग बिना माफियाओं के साथ के अपनी साइकिल चला नहीं सकते और यही कारण है कि अखिलेश यादव जी को कोर्ट से कन्विक्टेड अपराधी फराज सिद्दीकी जी को इसका जवाब देना चाहिए। कोर्ट से कन्विक्टेड अपराधी की मजार पर फातिया पढ़ने जाने की आखिर कौन सी मजबूरी थी? यही मजबूरी थी कि ठीक है। अब भाई इसमें क्या है कि जिसका मन हो चाहे आप फातिया पढ़ो, जब फातिया पढ़ना है तो अपने घर के पड़ोस वाली बाजार में पढ़ो, चाहे दूर जाके पढ़ो, उसमें तो फातिया में तो क्या समझ। खैर आलोक पांडे जी, दो बातें। इंडिया गठबंधन कह रहा है भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी संविधान बदल के। भाजपा कह रही है कि इंडिया वाले आ गए, ये इंडी गठबंधन वाले, तो ये दलित, पिछड़े और आदिवासी का आरक्षण खा जाएंगे, मुसलमानों को दे देंगे। आपको इन दोनों में से कौन सी बात ननकू और रज्जाक की समझ में आती दिख रही है? क्योंकि चुनाव का परिणाम इसी पर टिकेगा आके कि कौन सी बात जनता की समझ में उतर गई। सर इसमें तो आपकी एक बात मैंने सुनी थी प्रोग्राम में, आपने कहा था बात तो वही होती है, महत्व तो कंठ का होता है। तो इसमें कंठ तो मजबूत मोदी जी का है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण दे देंगे तो फिर जनता मानेगी। और दूसरा भी वेस्ट बंगाल में आया है 2011 के बाद का जितने ओबीसी जातियां शामिल की गई थी और हाईकोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि उसमें मैक्सिमम ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को शामिल किया था। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण के लिए कि ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण मुसलमानों को दे देगी बड़ी मात्रा में, इसके लिए न्यायिक अवलोकन भी हो चुका है, न्यायालय से निर्णय दिया गया। और ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया, चुने हुए मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है जब हाईकोर्ट के निर्णय को कहती कि मैं नहीं मानूंगी, जबकि अमिताभ सर आप जानते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो संविधान का हिस्सा हो जाता है, वो लिखित संविधान का पार्ट माना जाता है। केवल 395 अनुच्छेद संविधान नहीं होता, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में होती है। तो मुझे लगता है कंठ भी बहुत मजबूत है, न्यायालय का उसे समर्थन भी प्राप्त है। पीयूष मिश्रा, इन दो बातों में कौन सी बात जनता को ज्यादा प्रभावित कर रही है? घोषी में आरक्षण खत्म कर देंगे या ये ओबीसी का, दलितों का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, ये दो बातें हैं, इनमें से कौन सी कहानी जनता को ज्यादा समझ आ रही है? देखिए अमिताभ जी, आपको सच्चाई बताऊं कि जो पहली बात आपने कही कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये बात
चूंकि आपको याद होगा प्रमोशन में आरक्षण ये खत्म किसने किया था? माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था जी। ठीक, अब फिर उसी तर्ज पर उनके सुपुत्र जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी भी यही कर रहे हैं। अभी आजमगढ़ में उन्होंने क्या क्या कहा, बड़ी बहन ऋचा ने बताया। तो देखिए, जनता जो है अपनी भलाई देखती है, चाहे वो आवास हो, पेंशन हो, शौचालय हो, रोड हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो। तो जनता इन मुद्दों के साथ साथ इन मुद्दों पर भी फोकस कर रही है कि कौन उसका भला चाहने वाला है और कौन 4-4 बार सरकार में रहकर क्या किया। याद होगा मऊ में कभी दंगे हुआ करते थे, खुली जीप से अपराधी लोग पड़राते घूमते चला करते थे। आज का वह जमाना अब नहीं रहा। बाबा जी का बुलडोजर तैनात है, जहाँ पे कोई कार्यवाही गलत होती है उस तुरंत एक्शनकारी एक्शन होता है। जी ठीक, जनता चीजों को भी ठीक है पीयूष, आगे बात आगे। फराज किदवई साहब, यही प्रश्न आपसे कि जनता आपकी बात पर भरोसा क्यों करे कि भाजपा आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, और भाजपा की बात पर क्यों नहीं करे कि आप दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण काट के मुसलमानों को दे रहे। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ दे तो ताकि आपको उत्तर देने में आसानी रहे। 71 जातियां ममता बनर्जी को ऐड करनी थी स्टेट लिस्ट में ओबीसी की, ठीक, उसमें 65 मुसलमान कर दिए और 6 हिंदू, और पंजीरी बांट दी। बोले चलो कथा खत्म हो गई। हाई कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। बोले क्या बवाल है भाई, है 67% आबादी हिंदू और जातियां केवल 6 और 65 जातियां मुसलमानों की। बोले नहीं चलेगा, उसके बाद बवाल मचा। फराज किदवई साहब, अमिताभ जी, आरक्षण के ऊपर आपने बोला कि या संविधान के ऊपर बोला कि जनता हमारी बात क्यों माने। मैं मेरी बात मानने को कब बोल रहे हैं? देवब्रतो रॉय जो थे वो प्रधानमंत्री जी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उन्होंने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी। आपके दर्शकों के लिए मैं ट्रांसलेट कर दूं। जातियों का किस तरीके से हक मारा वहां जी, एक मिनट ऋचा, अभी रुकिए, उनकी बात आ जाए। जी फराज भाई, केवल आपकी आवाज जारी, बोलिए। तो अमिताभ जी, देवब्रतो रॉय जो थे वो चीफ इकोनॉमिस्ट थे, ये सॉरी चीफ आर्थिक सलाहकार थे प्रधानमंत्री जी के। उन्होंने बोला, तो मैंने तो बोला नहीं। लल्लू सिंह जी ने कहा कि संविधान बदलने की जरूरत है, ठीक। और 2015 के चुनाव में बिहार में मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है, और गोलवरकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स के पेज नंबर 357 पर लिखा हुआ है कि आरक्षण क्लास बेस्ड होना चाहिए, कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पूर्वज, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और इनके एमपी कह रही है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। ठीक, अब रुक जाइए, ऋचा के पास जाऊंगा। ऋचा रुक जाइए। मुश्किल यही है, कड़वा कड़वा थू ऐसे नहीं चलेगा। आप कौन देवोराय ओबेराय कौन का बता रहे हैं कि वो क्या है चीफ इकोनॉमिस्ट, क्या बताया उनका? अरे रुको भाई, गाजीपुर से गाजियाबाद तक, बस्ती से बहराइच तक उन्हें कौन जानता? मुझे नहीं पता। खैर, ओबेराय कौन, जो बहुत ज्यादा अंग्रेजी पढ़ते लिखते हैं वही लोग जानते होंगे, और वो उन लोगों के वोट में से तो चुंगी का पार्षद नहीं चुना जा सकता। देश में सब लोग इकट्ठे होकर वोट दे दो तो भी। खैर, लेकिन जो लिखत पढ़त में कांग्रेस के विदेशी शाखा के अध्यक्ष थे, प्रातः स्मरणीय सैम अंकल, क्या वो कैसे कैसे लठ प्रवाहित कर गए गंगा में। तब कांग्रेस ने कहा हम नहीं जानते कौन है पिट्रोडा, भगाओ इसको। क्या एक वीडियो आ रहा है, पुराना इंटरव्यू है अखिलेश जी का राज्यसभा या संसद चैनल पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ भाई मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए और उसके लिए संविधान में संशोधन हो तो होना चाहिए। आपका निवर्तमान सांसद एसटी हसन कह रहा है कि हम आरक्षण देंगे मुसलमानों को, संविधान बदलना होगा तो बदल देंगे। अब आप मुझे बताओ, मैं लल्लू सिंह को बड़ा मानूं या अखिलेश जी को बड़ा मानूं? किसका बयान बड़ा मानूं? लल्लू सिंह की बात तो कोई भी खारिज कर देगा, ऋचा ही प्रवक्ता की हैसियत से खारिज कर देंगी, लल्लू सिंह उफ नहीं कर सकते। लेकिन अखिलेश जी की बात का तो आप खंडन नहीं कर सकते ना, कोई नहीं कर सकता। शिवपाल जी भी नहीं कर सकते, रामगोपाल जी भी नहीं कर सकते। यह अंतर है। जो बात आलोक कह रहे थे कि मसला कंठ का है, कि बोला किसने? वक्ता ने बोला, प्रवक्ता ने बोला, मोहल्ला सुधार कमेटी के अध्यक्ष ने बोला, डैम केयर। लेकिन पार्टी का जो चेहरा है वही बोल दिया तो उसके बाद भागोगे कहां? सारी गली बंद हो जाती है मित्र।
पीयूष क्या बोल रहे हैं बहुत खारिज हो सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राज भर बोल देंगे तो फिर खारिज नहीं हो सकता, फिर वो उनकी पार्टी पर चिपक गया। इसलिए मैंने कहा कि ऋचा आपसे भी वही प्रश्न, दो नैरेटिव हैं, भाजपा आएगी संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। दूसरा कांग्रेसी एनडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो भी आप उसको कहिए, वो आएगा तो वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को काट के छांट के उसकी ट्रिमिंग करके मुसलमानों को दे देगा। एक आपका नैरेटिव, एक आपके विरोधी पक्ष का नैरेटिव। इन दो में आपको क्यों लगता है कि जनता आपकी बात पर भरोसा करे और इनकी बात पर ना करे? छोटी सी टिप्पणी। एक होती है सत्यता, और सत्यता ये है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपने इतिहास में ये किया है, और अभी जिस तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय भी आया है, वो भी जनता देख रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर मंच से इस बात को स्पष्ट किया है, वो जो आप कद वाली बात कर रहे थे, कि भारतीय जनता पार्टी SC ST OBC का आरक्षण, जिसका प्रावधान बाबा साहब अंबेडकर ने किया है, उसके सामने चट्टान की तरह खड़ी है और इंडी गठबंधन के लोगों को SC ST OBC का आरक्षण छीनने नहीं देगी। हमने अतीत में भी ये किया है कि कर्नाटक में जब इस तरीके का इन्होंने लोग प्रावधान लेकर आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे करेक्ट करने का काम किया था। आंध्र प्रदेश में इन्होंने जो किया उसे करेक्ट करने का काम किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान युवा ये भी देख रहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव जी का वो वक्तव्य, चाहे वो आजमगढ़ में हो, चाहे वो टीवी चैनल पर हो, जिसपे वो कहते हैं कि हम कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे कि वो SC ST OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दे। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार में भी 2012 से 17 के दौरान किया कि विशेष अन्य मुस्लिम जातियों को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इन्होंने शामिल किया, तो वो जनता के सामने है। क्योंकि जनता भी ये बात जानती है कि इंडिया अलायंस किसी विचार के आधार पर, किसी नेता के आधार पर, किसी नीति और किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं बनाया, केवल वोटों की तुष्टीकरण के लिए और केवल तुष्टीकरण वोटों को ऋचा, आ गई बंटवारे के लिए बात, आ गई। दो तीन उदाहरण मैं देश के सामने रखूंगा कि बात में वजन कहां से आता। बात में वजन आपके पूर्व के कृत्यों से आता है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने च्युइंगम खा लिया तो उसका कंठ वजनदार हो गया, ना। आपके कर्म आपके कंठ को वजनदार बनाते हैं। फराज भाई, भारतीय जनता पार्टी को 2 बार राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने का अवसर मिला। एक बार उसने दलित चेहरे पर रोली चंदन लगाया और दूसरी बार आदिवासी पर। अब आप अमृतपुर में जाओ, संकिसा में जाओ, उमरदा में जाओ, ठटिया में जाओ, तिरवा में जाओ और कहो ये दलितों के और पिछड़ों खिलाफ हैं, आदिवासी के, तो आदमी आपको पकड़ के नहीं कहेगा कि ये रामनाथ कोविंद बामन थे, हैं? और आज मौजूदा राष्ट्रपति महोदया ये पूछेगा ना, तब तो मोटरसाइकिल पर होंगे तो ठीक है, साइकिल पर होंगे तो संकट होगा, फिर तो आदमी पकड़ लेगा। एक दूसरा, वाजपेयी जी की सरकार अन्य सहयोगी दलों पर निर्भर सरकार थी, वो भाजपा की पूरी सरकार नहीं थी। लेकिन जब भाजपा के पास पूरी सरकार आई अपनी बहुमत की, तो उसने भारत के इतिहास में पहली बार पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्रधानमंत्री रखा 10 साल, और अगले के लिए भी अगर जनता ने मैंडेट दिया तो वही पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नेतृत्व करेगा। दलित आदिवासी पिछड़ा, दलित आदिवासी पिछड़ा, संविधान ने इसी त्रिमूर्ति को तो आरक्षण दिया है। ये तीनों देख लीजिए, प्रधानमंत्री दलित पिछड़ा, कोविंद जी दलित, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी। तब मोहन यादव किसी परिवार से नहीं, भारतीय जनता पार्टी यादव मुख्यमंत्री बना सकती है, ये कभी लालू जी की पार्टी और मुलायम सिंह जी की पार्टी सोच भी नहीं सकती थी जीवन में। नहीं, बना दिया। बिहार में भाजपा के उप मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, किस जाति से है, किस वर्ग से है समाज के, देख लीजिए ना। शकुनी चौधरी का ही बेटा है ना,
सम्राट? क्या शकुनी चौधरी सामाजिक न्याय की लड़ाई के बड़े पुरोधा नहीं रहे लालू जी के साथ? उत्तर प्रदेश में केशव जी हैं, केशव मौर्य देख लीजिए। तो आप ये देवो राय कौन राय बता रहे हैं? इनकी सुनेगी, आज सुनेगा आदमी, या ये देखेगा? तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। और एक बात और कहूंगा, समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी ने कहा कि भाई मैं दलितों से कहूंगा कि हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि बसपा में कुछ बचा नहीं। अच्छी बात है, चुनाव में कहना भी चाहिए। बसपा में बचा है कि नहीं बचा है, रिजल्ट बताएगा। लेकिन मुझे एक वो याद है, दलित बसपा के ही है, मैं ऐसा नहीं कहता। दलित सबके, भाजपा को बहुत बड़ा हिस्सा दलितों को जा रहा है। उनके पास सबसे ज्यादा दलित विधायक देश में और सबसे ज्यादा दलित सांसद देश में। ये भी आंकड़ा है, इसको भी समझिए। और फराज भाई जैसे लोग जो बहुत ज्यादा आंकड़ों पर विश्वास करते हैं, उनको तो बात जरूर कंठस्थ होगी। और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़ों की सर्वाधिक भागीदारी इस वक्त है। पंडित जी के समय से लेके आज तक कभी इतनी पिछड़ों की भागीदारी नहीं रही केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितनी इस वक्त भारत में है। ये बात भी फराज भाई को जरूर पता होगी, वो योग्य व्यक्ति है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि दलितों को प्रमोशन में आरक्षण का बिल जब आया था तो उस बिल को किसने फाड़ा था? समाजवादी पार्टी। उस बिल का विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि दलितों को प्रोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण मिले। ये बात तो इतिहास में है ना, ये कोई अब बदल तो सकती नहीं, अंडू तो नहीं हो सकती। क्या ये बात दलितों के दिल तक नहीं गई होगी? गई होगी ना। इसलिए मुझे लगता है जो दो नैरेटिव है ना, इसमें उदाहरण जिसके पास होंगे पूर्व के, उसी का नैरेटिव चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा। ऐसा कर देंगे ये भविष्यकाल, हम ऐसा ऐसा कर चुके, प्रमाण, ये अंतर है। हम आएंगे तो रसगुल्ला खिलाएंगे, एक बात। आलोक पांडे ने कहा कि हम आपको रोज रसमलाई और समोसा खिलाते ही हैं, तो आज जनता आलोक पांडे के पीछे हो जाएगी। बोले भैया ये आएंगे तब क्या करेंगे, छोड़ो आलोक पांडे को देखो। क्या ये शाम को 4 बजते हैं तो रसगुल्ला और रसमलाई और समोसा तुरंत भिजवा देते हैं। ये मूल विषय है जो मुझे लगता है इस चुनाव पर आकर खड़ा हो गया। और हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जनता की समझ या जनता की स्मृति हमसे कम है। मैं फिर कहूंगा, जनता की समझ, उसका विवेक और उसकी स्मृति। लोग कहते जनता की मेमोरी नहीं, मेमोरी है, नेताओं से अच्छी मेमोरी है। जनता की स्मृति और उसकी समझ कमतर नहीं है। इसीलिए हर बार चुनाव परिणाम चौंकाता है विश्लेषकों को, राजनेताओं को। एक छोटा सा विज्ञापन का अवकाश है, जरा देख लीजिए, फिर आते हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग।
where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मुझे लगता है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव का जनादेश इस बात को भी रेखांकित कर देगा कि इस देश का सामान्य नागरिक, आम मतदाता आरक्षण के मसले पर किसके नैरेटिव से सहमत है, किसकी धारणा से सहमत हुआ, भाजपा की या विपक्षी गठबंधन की। अब केंद्र में आ गया है आरक्षण। आरक्षण मतलब जातियां, पिछड़े, दलित और आदिवासी, ये जो 3 समूह हैं जातियों के जिनको आरक्षण संविधान ने दिया है, उनका वास्तव में हितैषी कौन? नरेंद्र मोदी की भाजपा या राहुल गांधी का गठबंधन? इस विषय पर भी फैसला हो जाएगा कि आरक्षण पाने वाला वर्ग अपना हितैषी किसको मानता है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा आएगी, तीसरी बार तो संविधान समाप्त, आरक्षण समाप्त कर देगी, और नरेंद्र मोदी और भाजपा कह रही है कि कांग्रेस आई तो दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे देगी। तो केंद्र में आरक्षण, दोनों के अपने अपने तर्क, फैसला जनता को करना है कि उसको किसकी बात समझ आई। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, the world comes together at Sharda. Admissions now open.